बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर की एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड की टीम टिम साउथी की क़यादत में पाकिस्तान में मौजूद है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की पहली इनिंग में कप्तान बाबर आजम और आगा सलमान की सेंचुरियों के साथ पाकिस्तान ने 438 रन स्कोर किए। जवाब में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग 9 विकेट पर 612 रन पर डिक्लेयर कर दी, जिसमें साबिक कप्तान केन विलियमसन की 5वीं डबल सेंचुरी अहम रही। 174 रन की बरतरी के साथ न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग में बॉलिंग शुरू की और पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेट पर अपनी दूसरी इनिंग्स 311 रन पर डिक्लेयर कर दी और 15 ओवर्स की बैटिंग में मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड को 138 रन का मुश्किल हदफ दिया। लेकिन जिस वक्त अंपायर्स ने खेल ख़त्म करने का फ़ैसला किया, उस वक्त न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग में मिचेल ब्रेसवेल की विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवर में 61 रन बना लिए थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया है। अंपायर अलीम डार ने एलेक्स वाफ, जो कि फील्ड अंपायर थे, उनके साथ ये फैसला किया कि ख़राब रोशनी की वजह से मैच जारी नहीं रह सकता। और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। माजिद भट्टी साहब, सीधा पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी क्योंकि पहले हुआ ये करता था कि जब ख़राब रोशनी होती थी तो अंपायर बैट्समैनों से पूछते थे, बैट्समैन अगर खेल जारी रखना चाहते तो मैच कंटिन्यू रह सकता था। लेकिन इस बार अंपायर एलेक्स वाफ के साथ गुफ्तगू की अलीम डार ने और फिर उन्होंने बाबर आजम की तरफ देखा। बाबर आजम ने दोनों बैट्समैनों से हाथ मिलाया, खेल ख़त्म। तो अब ये इस्तेहकाक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए कवानीन के मुताबिक अंपायर्स के पास है कि वो लाइट मीटर देखने के बाद ये फैसला करेंगे कि मैच को जारी रखना है या नहीं। बिल्कुल जाइया, लाइट मीटर में एक पैमाना रखा हुआ है अंपायरों ने। और जब 7वां ओवर हो रहा था आज न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग्स में, उस वक्त अलीम डार ने सबसे पहले लाइट मीटर जो है एक साइड पर स्टंप पे रखा, फिर दूसरी साइड पे रखा और फाइनली उन्होंने जो दूसरे अंपायर थे उनसे इशारे में बताया कि अब लाइट जो है वो खेल के काबिल नहीं है। और उसके बाद प्लेयर्स ने आपस में हैंडशेक करके मैच खत्म कर दिया। तो मेरे ख्याल में इसीलिए 45 मिनट का चूंकि टाइम था, 15 ओवर्स में 138 रन तकरीबन नामुमकिन थे। फिर पाकिस्तान के कप्तान ने एक और जो इंटेलिजेंट मूव की कि उन्होंने फास्ट बॉलर्स को लगा दिया और वो बैट्समैनों को भी मुश्किल पेश आ रही थी। तो फाइनली ये मैच जो था वो हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी भी काफ़ी लेसन मौजूद है कि पाकिस्तान की टीम इस मैच में काफ़ी अंडर प्रेशर रही। आज जिस तरह पहले सरफराज अहमद ने निस सेंचुरी बनाई, फिर 96 रन बनाए, इमामुल हक ने, दोनों फिर आखिर में गैर जिम्मेदाराना अंदाज में आउट हुए। लेकिन सऊद शकील ने टेल अंडर्स मोहम्मद वसीम और मीर हमजा के साथ माजिद भट्टी साहब, सिकंदर बख्श साहब क्या जवाब देंगे तो वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप पाँचों दिन टेस्ट मैच के नेशनल स्टेडियम कराची के अलीम अहमद मीडिया बॉक्स में मौजूद रहे। ये बताइए कि 311 रन, 8 खिलाड़ी आउट, इनिंग्स डिक्लेयर कर दी बाबर आजम ने और 138 रन का 15 ओवर में हदफ दिया, या इसको ब्रेव डिसीजन कहेंगे? क्योंकि अगर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कुछ जारहाना खेल खेलते तो मैच जीत सकते थे और दूसरा नतीजा ड्रॉ ही होता। मेरे ख्याल में यही है, जो नए जिन कवानीन का आपने जिक्र किया उसके मुताबिक बाबर आजम और आप ये कह रहे हैं उन्होंने पहले अपने आप को साउंड सिक्योर किया फिर ये डिसीजन किया? एग्जैक्टली, उनको पता था कि 7-8 ओवर से पहले, क्योंकि इस नेशनल स्टेडियम में आज 5वां दिन था और रोजाना तकरीबन 5:25 और 5:28 के दरमियान बेड लाइट की वजह से खेल रोका जाता है। तो उनको अंदाजा था कि 45 मिनट से ज्यादा ये मैच चल नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने इस तरह का डिक्लेरेशन किया। लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने आप को महफूज बनाया। ठीक है सिकंदर बख्श साहब, आप कह रहे थे ब्रेव डिसीजन। बहरहाल फैसला उन्होंने किया और उन्होंने न्यूजीलैंड को मैदान में उतारने का फैसला किया। होता है तो ये कि आप थोड़ा सा सामने वाली टीम को ऑप्शन देते, लेकिन नहीं, अपने लिए भी ऑप्शन रखना होता है ना।
अगर जब इस किस्म के जो फैसले होते हैं उसमें दोनों तरफ से होना चाहिए ना। एक आदमी जो है अगर किसी को टारगेट देता है तो उसके अंदर उसका अपना भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर वो टारगेट के लिए जाएंगे और वो आउट होंगे तो हम भी जीतेंगे। मगर आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि किसी को एक वन साइडेड नहीं ऑप्शन दे सकते। तो उसका मतलब उन्होंने रूल पढ़ा हुआ था, उनको पता था ख़त्म होगा, तो उन्होंने कहा चलो जी 5-6 ओवर हम करा देते हैं जाकर। अदरवाइज ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक शख्स। लेकिन उन्होंने ये देन एंड देयर आई थिंक मेरा ख्याल है फैसला किया, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो पहले से वो मैसेज पास ऑन करते हैं मीर हमजा को और सऊद शकील को कि मारना शुरू करो। देखें, अगर वही अक्लमंदी वाली बात है, प्लानिंग वाली बात है कि उन्होंने पहले हो सकता है कि टी ब्रेक में जाके अंपायर से पूछ लिया होगा कि हम कितने देर तक जा सकते हैं, क्या रूल्स हैं। और उनको यही नहीं पता था कि रिजवान कप्तानी कर सकते नहीं, कईयों को नहीं पता था। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग 12th मैन का कभी जब अचानक कोई इंसिडेंट होता है ना तो फिर सब चौंक पड़ते हैं। देखें, अलीमदार को भी नहीं पता था, जो बीच का अंपायर है उसको भी नहीं पता। सुना है कि आईसीसी का फ़ोन आया दुबई से कि ये गलत हो रहा है, तो उसका मतलब है आप कह रहे हैं वो जावेद साहब को भी नहीं पता था। काफ़ी लोगों को नहीं पता था। ऐसा ही है भट्टी साहब? जी हाँ, क्योंकि 20 मिनट तक तकरीबन मोहम्मद रिजवान कप्तानी करते रहे, उसके बाद इंटरवीन किया गया। तो इसका मतलब है जो लोग ग्राउंड में मौजूद थे और जो लोग ग्राउंड से बाहर मौजूद थे तो शायद सारे ही उस लॉ से। तो भट्टी साहब, ये जो हमारे मैच रेफरी हैं, वो मैच रेफरी कह रहा हूँ, मैच रेफरी जावेद साहब और जो हमारी टीम के मैनेजर मंसूर राना साहब हैं, खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वो रहे हैं। उनके वालिद एक बड़े मशहूर अंपायर थे शकूर राना साहब। उनके जो चचा हैं शफकत राना साहब, वो क्रिकेट बोर्ड की कमेटी का हिस्सा हैं। उनको भी आगाही नहीं थी रूल्स के हिसाब से? मेरे ख्याल में चूंकि ये टेक्निकल मैटर है, अगर मैनेजर को भी पता होता तो वो यकीनी तौर पर कन्वे करते। फिर सकलैन मुश्ताक ने जितनी क्रिकेट खेली हुई है, शॉन टेट ने खेली हुई है, मोहम्मद यूसुफ ने खेली हुई है, उमर रशीद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। इवन पीसीबी के बहुत सारे अफसरान जो थे वो कराची में मौजूद थे। लेकिन किसी को अगर इल्म होता तो वो यकीनी तौर पर ड्रेसिंग रूम में ये मैसेज भिजवाते। तो 20 मिनट तक ये सारा खेल चलता रहा। इसका मतलब है कि सारे लोग लॉ से नावाकिफ थे, इसीलिए ये सारा ड्रामा चलता रहा। और उसके बाद बिलाखिर मैच रेफरी को अगर पैगाम आया है या उसको खुद पता चला है, लेकिन 20 मिनट बाद सबको होश आया है कि ऐसा नहीं कर सकते मोहम्मद रिजवान साहब। इंग्लैंड की टीम ने मुल्तान में पाकिस्तान को 4 दिन में हराया, नेशनल स्टेडियम कराची में 4 दिन में हराया। ये टेस्ट मैच 5 दिन तक गया और इस टेस्ट मैच में कई उतार चढ़ाव आए। इस टेस्ट मैच में 28 विकटें गिरी, 27 विकटें गिरी और 27 में से 22 विकटें स्पिनर्स ने हासिल की। ओवरऑल इस टेस्ट मैच का आप लुब्बे लुबाब अपनी नज़र में जायज़ा क्या पेश करें? मेरे ख्याल से अगर ये इस टेस्ट मैच में कैचेस और चांसेस अगर मिस नहीं होते जिस तरह के हुए हैं, जैसे बाबर का 12 रन पे कैच छोड़ा स्लिप में, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, दाएं बाएं नहीं था, सीधा कहते हैं ना राइट इन द बेली, वो बिल्कुल सामने कैच छूटा। अगर वो नहीं छूटता, उसके बाद में भी उनको मौका मिला, आपके विलियमसन का नहीं छूटता, स्टंपिंग नहीं छूटती, तो हो सकता है ये मैच और कोई रंग इख्तियार करता। तो वैसे तो ये डेड विकेट थी। इसमें जो एक चीज़ आपको मैंने आज सुबह की प्रोग्राम में बोली कि जो हमने देखी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ रेहान जो हैं वो उन्होंने लेग स्पिनर बहुत अच्छी बॉल की इस किस्म की पिचेस पे, यहाँ पे सऊदी ने की। तो वी नीड अ लेग स्पिनर जो ऊपर से फ्लाइट करके गेंद करे रफ पैच पे, तो वो गेंद पड़ के स्पिन भी होती है, वो हाइट पकड़ती है। तो हमें वी हैव टू लुक फॉर दैट काइंड ऑफ बॉलर। एक और बात मेरे जहन में आई कि हो सकता है कि जो ये डिक्लेरेशन इसलिए भी की हो, बाबर देखना चाह रहे हो कि इब्रार T20 में कैसी गेंदें करते हैं। क्या इज इट पॉसिबल? वो देखना चाह रहे हैं। माजिद भट्टी साहब, आप 5 दिन इस टेस्ट मैच में मीडिया बॉक्स में मौजूद रहे, चाय आपने बहुत ज़्यादा पी, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लंच के साथ भी जो है ख़ुद को लुत्फ़अंदोज़ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप अटेंड करते रहे, स्टोरियाँ भी आप रोज़नामा जंग करिए करते रहे। आपने ये टेस्ट मैच को किस तरह देखा? ये माजिद भट्टी साहब ये जेलस हो रहा है आपके नहीं, याहिया को तो हम इंतजार करते रहे। इन्होंने वादा किया था कि केक लेकर आएंगे, जो मैच खत्म हो गया केक आया नहीं, अगले टेस्ट मैच में लेकर आ रहा हूँ सर केक। अच्छा, अगले टेस्ट मैच में। तो देखें, मैच मेरे ख्याल में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट एक था वो केन विलियमसन की बैटिंग थी। वो इतना कमाल खेले कि पाकिस्तानी स्पिनर्स शुरू में उन्होंने चांस दिए, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि केन विलियमसन बिल्कुल पाकिस्तान के बॉलरों पर हावी हो गए। और वो जो कहते थे कि मिस्ट्री स्पिनर हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के स्पिनर जो हैं वो पता नहीं क्या मुश्किल डाल देंगे, लेकिन आसानी से वो खेलते रहे। उन्होंने फिर 2 स्टंप छूटने के बाद उन्होंने किसी लम्हे महसूस नहीं होने दिया कि बॉलर जो हैं वो मेरे लिए मुश्किल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल उनकी जो डबल सेंचुरी है, वैसे तो इंडिया में भी बना चुके हैं सेंचुरी, श्रीलंका में भी बना चुके हैं, बांग्लादेश में भी बना चुके हैं, लेकिन ये डबल सेंचुरी उनके लिए स्पेशल थी
कि उन्होंने अपनी टीम को फ्रॉम नोवेयर, आप देखें कि एक ऐसी पोजीशन। अच्छा, वैसे मैं आपको माजिद भट्टी साहब, आप सही कह रहे हैं, सेंचुरी उन्होंने की है, डबल सेंचुरी उन्होंने की है, लेकिन ये न्यूजीलैंड से बाहर उनकी पहली डबल सेंचुरी है, और जो 4 डबल सेंचुरी उन्होंने न्यूजीलैंड में स्कोर की है। नहीं वो ठीक है, लेकिन सेंचुरियां उन्होंने जी बिल्कुल बिल्कुल में बनाई हुई है। बहरहाल देखें, क्रिकेटर्स के लिए मुल्क से बाहर परफॉर्म करना हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है। तो जितनी केन विलियमसन की तारीफ की जाए कि कप्तानी, लेकिन माजिद भट्टी साहब मैं ये कह सकता हूं कि इस मैच में सोच और अप्रोच का बड़ा फर्क था, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम यहां पर होती तो ज़रा डिफरेंट होता मैच। न्यूजीलैंड की टीम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से खेली, फिर उनका जो अंदाज था वो स्लो था। इंग्लैंड की टीम ने पिंडी टेस्ट मैच के एक ही दिन में 75 ओवर में 500 रन कर दिए, इन्होंने 194 ओवर खेलकर 612 रन किए। बिल्कुल, देखें इंग्लैंड की अप्रोच वाकई इस वक्त दुनिया में एक मुनफरिद अप्रोच है। और बेन स्टोक, वो भी न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है। जो उनके हेड कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, वो भी न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है। लेकिन उनकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल अनोखी अप्रोच थी। अगर वाकई यहाँ पर इंग्लिश टीम होती तो शायद इतनी आसानी से ये टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं होता, वो पाकिस्तान को बैकफुट पे रखते। लेकिन बहरहाल वो जो 4 मुसलसल शिकस्तें, अगर आज या 5वीं शिकस्त भी पाकिस्तान को हो जाती तो ये क्रिकेट की हिस्ट्री में दूसरी बार ऐसा होता कि एक कैलेंडर ईयर में कोई टीम लगातार 5 मैच हारी है। 1984 में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था, लेकिन सऊद शकील ने टेल एंडर्स के साथ मिलकर जो बैटिंग की तो वो पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड आते आते रह गया। लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड की तारीफ करना पड़ेगी कि बगैर किसी साइड मैच के 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने पाकिस्तान को पूरे मैच में बैकफुट पर रखा। अच्छा, मैं मजीद भट्टी साहब से बाद में पूछूंगा, पहले आपसे पूछ लेता हूं सिकंदर बख्श साहब, इस टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद न्यूजीलैंड वाले क्या चेंज करते हैं आई डोंट नो। 3 स्पिनर के साथ वो पहला टेस्ट मैच खेले, हम 2 स्पिनर के साथ खेले, 1 बॉलर शॉट खेले। व्हाट डू यू थिंक सेकंड टेस्ट मैच, आपको लगता है टीम में कोई तब्दीली होनी चाहिए? खासतौर पर मैं अब्दुल्ला शफीक के बारे में कहूँगा, शान मसूद के बारे में कहूँगा, मुझे लग रहा है थोड़ा रिलैक्स हैं ये दोनों। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से पहले तो यही नहीं पता कि पिच कैसे बनेगी। सारा खेल ही पिच का होता है ना। देखें, अगर आप तेज़ पिच बनाएंगे तो फिर फास्ट बॉलर्स को अंदर लेके आएंगे, स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे तो फिर आप स्पिनर्स को लेके आएंगे। स्पिनिंग ट्रैक तो बन ही रही है, मगर इतनी डल बन रही है तो ये तो हम नहीं कह सकते कि क्या चाहिए। मगर जो आप शान की बात करें, अब्दुल्ला शफीक, तो उनको एक और टेस्ट मैच मिलना चाहिए। इस टेस्ट मैच के बाद अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करते तो फिर उनका पूछा, मतलब अगले मैचेस के लिए उनको पूछा जाए कि बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए आपके ख्याल में? बॉलिंग में आप किसको लेकर आएंगे, ये सवाल। 4 बॉलर से तो नहीं जा सकते ना? 4 बॉलर हैं, उसके अंदर इनफ आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से हारिस रऊफ अगर वो फिट हो गया है तो उसको खिलाओ, व्हाई नॉट, इसलिए कि हारिस रऊफ इज क्विक। तो वो एक तो आप तजुर्बे करना छोड़ नहीं रहे। तजुर्बे की क्या बात है, वो टेस्ट मैच खेला था, 13 ओवर किया, आपको अपने प्लेयर्स को बनाना तो है ना। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो 4 साल के अंदर हमारी क्रिकेट तबाही की तरफ चले गई और सब ने मिलकर तबाह किया उसको, तो उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए हमें इन प्लेयरों को 4-4 दिन की क्रिकेट खिलानी है। माजिद भट्टी साहब, क्या खबर है अंदर की, क्या कोई तब्दीली हो रही है टीम में? शाहिद आफरीदी साहब तो कह रहे हैं लोगों को कि आइए जी मुफ्त में मैच देखें, एंजॉय करें, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और चेयरमैन के अलावा हर जगह जहाँ चाहते हैं बैठ जाएँ, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को लेकर आइए, मैच से लुत्फानंदोज़ हुई है। और उन्होंने कहा कि पिच भी अच्छी बनेगी, तो सारे उन्होंने इंग्रेडिएंट्स तो बता दिए हैं। आप बताइए टीम में कोई हो रही है चेंज? देखिए, ये वनडे टीम पहले शायद अफरीदी ने अनाउंस की थी, जिसमें पहले 21 प्लेयर थे, फिर हसनैन 22वें आए, आज हारिस सोहेल शामिल हो गए, फखर जमान शामिल हो गए थे, 24 प्लेयर तो वहां हो गए। लेकिन टेस्ट टीम में मुझे नहीं लग रहा कि कोई तब्दीली होगी। अगर कोई एक तब्दीली हो सकती है, हो सकता है कि अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करके शान मसूद से ओपन करवाया जाए और किसी मिडिल ऑर्डर से इनिंग्स का आगाज किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो 4 बॉलरों के साथ टेस्ट मैच खेल रहा है तो थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच चाहिए। 5 बॉलरों के साथ पाकिस्तान को मैच खेलने की जरूरत है, 4 नाकाफी हैं। फास्ट बॉलिंग में मीर हमजा को अगर ड्रॉप करके एक स्पिनर को बढ़ा दिया जाए तो पाकिस्तान के कप्तान के पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ नेशनल स्टेडियम कराची से और सिकंदराबाद के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऊपरी सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए इब्तदाई तौर पर 22 मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें शाहिद खान आफरीदी की सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी ने कई नए खिलाड़ियों को शामिल करने का फैसला किया और कई क्रिकेटर्स का मुमकिन टीम में कम बैक कराया गया है।
लेकिन जुम्मे को फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद शाहिद आफरीदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पैगाम दिया कि फ़खर जमान और हारिस सोहेल ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और इन दोनों को भी मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद अब मुमकिन स्क्वाड में खिलाड़ियों की तादाद 24 हो गई है, जिसमें कप्तान बाबर आजम, उनके साथ टीम में ओपनर अब्दुल्ला शफीक, लेग स्पिनर अबरार अहमद, इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर आमिर जमाल को शामिल किया गया है। इंजरी की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होने वाले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी कौमी टीम का हिस्सा हैं। फास्ट बॉलर हसन अली के साथ एहसान उल्लाह भी मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल किए गए हैं। ओपनर इमामुल हक के साथ कामरान गुलाम को पहली मरतबा स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, फास्ट बॉलर नसीम शाह, ऑलराउंडर कासिम अकरम, सलमान अली आगा, नायब कप्तान शादाब खान, फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी भी मुमकिन स्क्वाड में शामिल हैं। ओपनर शान मसूद 3 साल बाद वनडे टीम स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। जारहा मिजाज शर्जील खान की भी कौमी टीम में वापसी हुई है और उनके साथ मिडल ऑर्डर में खेलने वाले तैयब ताहिर भी मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल हुए हैं। पीसीबी की ऊपरी सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मुमकिन टीम में 2 विकेट कीपर बैट्समैनों को शामिल किया है, जिनमें मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस शामिल हैं। लेकिन लगता है कि सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद हारिस की T20 वर्ल्ड कप 2022 में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मुमकिन स्क्वाड का उन्हें हिस्सा बनाया है, क्योंकि कराची में जारी पाकिस्तान कप उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। मोहम्मद हारिस ने खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करते हुए 8 मैच खेले, जिसमें वो 22.5 की औसत से सिर्फ 180 रन बना सके, जिसमें उनकी सिर्फ एक निफ सेंचुरी शामिल है। मोहम्मद हारिस इससे कबल वेस्ट इंडीज़ और नीदरलैंड के खिलाफ 4 बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैच खेल चुके हैं, जहां वो बुरी तरह नाकाम रहे थे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे मैचों में वो सिर्फ 6 रन बना सके थे और नीदरलैंड के खिलाफ भी वो 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऊपरी सिलेक्शन कमेटी ने मुमकिन खिलाड़ियों में 2 विकेट कीपर बैट्समैनों मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस को शामिल किया है, लेकिन 4 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले सरफराज अहमद वनडे टीम का हिस्सा न बन सके। लेकिन 4 दिन कबल पाकिस्तान टीम के साबिक टेस्ट कप्तान शुएब मलिक ने सरफराज अहमद से मुतालिक एक ट्वीट किया था और उसमें चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी को एक मशवरा भी दिया था। शुएब मलिक ने लिखा कि लाला ने सरफराज को टेस्ट प्लेइंग 11 में शामिल करने का ज़बरदस्त फैसला किया है। वो सरफराज को वनडे में भी शामिल करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि वो दरमियानी ओवर्स में बहुत अच्छा खेलते हैं और अगला वाइट बॉल वर्ल्ड कप भी करीब है। शाहिद खान आफरीदी की सरबराही में काम करने वाली ऊपरी सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 मुमकिन खिलाड़ियों में 4 ओपनर्स फ़खर जमान, इमामुल हक, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और शर्जील खान को शामिल किया है। शर्जील खान 5 साल बाद वनडे स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। पाकिस्तान कप में भी शर्जील खान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जहां शर्जील खान ने 10 मैच खेलकर 39.4 की औसत के साथ 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी की मदद से 394 रन स्कोर किए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान कप में वो टॉप स्कोरर बलूचिस्तान के हसीबुल्ला खान और सिंध के साइम अयूब के मुकाबले में सेलेक्ट हो गए हैं, जबकि वो दोनों नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। हसीबुल्ला खान और साइम अयूब भी ओपनिंग पोजीशन पर बैटिंग करते हैं। हसीबुल्ला खान ने 50.4 की औसत से 2 सेंचुरी और 3 निफ सेंचुरी की मदद से 504 रन स्कोर किए हैं और पाकिस्तान कप के टॉप स्कोरर हैं। और साइम अयूब 10 मैच खेलकर 2 सेंचुरियों और 2 निफ सेंचुरी की मदद से 461 रन बनाकर दूसरे कामयाब बैट्समैन हैं। लेकिन नई सिलेक्शन कमेटी ने इन दोनों ओपनर्स के टॉप स्कोरर होने के बावजूद शर्जील खान को कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया, जिसकी वजह बज़ाहिर तौर पर शर्जील खान का स्ट्राइक रेट ही लगता है, जिन्होंने 121 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, जबकि हसीबुल्ला ने 91 और साइम अयूब ने 107 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याहुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।